हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह प्रश्न आपका हिंदी का प्रश्न जिसमें भी आएगा उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इसमें कह रहा है पहले प्रश्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप जानते हैं कि उपसर्ग दो बातें होती हैं, एक होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग होता है और प्रत्यय होता है। उपसर्ग जो शब्द के पूर्व में लगा हुआ हो और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगा हुआ हो। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम उपसर्ग और प्रत्यय को तोड़ते हैं तो जब ये दो भागों में टूटता है तो दोनों भागों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। ये बिना जो दूसरा भाग टूटता है वह निरर्थक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पता कर लेते हैं किसमें क्या उपसर्ग है, किस क्या प्रत्यय है। तो यहाँ जब हम देखेंगे आपका उपकार, ठीक है, फिर है पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। ठीक है, तो ये लाभदायक जो है यह टूटेगा नहीं, यानी इसमें कुछ हमें लाभदायक में जो है कोई उपसर्ग नहीं दिख रहा है। अपनापन में देखिए, अपनापन में जो है इसमें प्रत्यय है। ठीक है, अपनापन में प्रत्यय है, पन प्रत्यय है, अपनापन में उपसर्ग नहीं है। पढ़ाई जो है टूटेगा नहीं। और आ जाइए उपकार पे, तो उपकार को जब आप तोड़ेंगे तो उपधनकार हो जाएगा। ठीक है, उपधनकार में जो आपका उप शब्द है, इस उप शब्द के लिए जो है आपका क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। तो इसमें आपका सही कौन होगा, पहला वाला। बढ़ते हैं आगे और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाता है, जैसे आपका युवा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो हैं जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और जातिवाचक संज्ञा से जो है ये जो बूढ़ा है, बुढ़ापा बना है, ये भाववाचक संज्ञा है। समझ रहे हैं ना, बूढ़ा से बुढ़ापा बना हुआ है, यानी ये भाव बता रहा है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो अल्प विराम है, जान ही रहे हैं, उसमें विराम भी लगा हुआ है। पूर्ण विराम भी है, आप जान ही रहे हैं। निर्देशक चिन्ह होता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह होता है, इस तरह से होता है निर्देशक चिन्ह। इसमें जो अवतरण है, जो आपका अवतरण है, यह कोई चिन्ह नहीं होता है, यानी इसका जो सही होगा वो अवतरण होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। वाक्य के घटक होते हैं। तो देखिए, वाक्य के घटक में दो प्रमुख होते हैं, ये होते हैं उद्देश्य और विधेय। वाक्य के घटक में दो प्रमुख होते हैं, ये आपके कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। समझ रहे हैं ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है इंग्लिश में मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, दिखावा में आवा है। भुलावा में भूल धन आवा है। चढ़ावा में चढ़ धन आवा यानी आवा है। ठीक है, तो दिखावा, भुलावा, चढ़ावा में लावा में कोई प्रत्यय नहीं होगा। लावा एक सामान्य अर्थ शब्द हो जाएगा और लावा में कोई प्रत्यय नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो लावा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। कह रहा है आपसे हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, इसके लिए भारोपीय आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ कृपा यानी कृपा लिखने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ कृपा आपका इस तरह से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकेंड वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। सागर में देखिए, सागर में आपका प्रत्यय नहीं दिख रहा है। ठीक है, सागर में कोई प्रत्यय नहीं है क्योंकि ये टूट नहीं रहा है।
प्रत्यय और उपसर्ग वाले शब्द दो भागों में टूटते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो सागर ये टूट नहीं रहा है। अब तीसरे पे आ जाइए नगर पे, नगर भी नहीं टूट रहा है, समझ रहे हैं ना। इसमें आ जाइए आप जादूगर पे, जादू से ये टूट जाएगा, समझ रहे हैं ना। जादूगर जादू से बना हुआ है, तो इसमें आपका जो प्रत्यय लगा हुआ शब्द है वो शब्द है जादूगर, ठीक है। इसमें जादूगर जो है इसमें गर हो जाएगा, तो ये आपका टूट जाएगा। क वर्ण किसके योग से बना है, तो आप जान ही रहे हैं क वर्ण जो है ये क हलंत के साथ और ये प्लस अ आएगा, तो क और प्लस अ वाला आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपका अपभ्रंश हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है आपका स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो देखिए स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जो आपका वर्ग होता है 5 वर्ग होता है, क छ ट त प, क छ ट त प 5 वर्ग होता है, प्रत्येक में 5 अक्षर होते हैं और कुल 5 × 25 जो है हमारे स्पर्श व्यंजन के रूप में मिल जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो जब आप मिश्र वाक्य देखेंगे, समझ रहे हैं ना, तो मिश्र वाक्य देखेंगे चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ये एक साधारण वाक्य है, इसमें कोई मिश्रण नहीं दिख रहा है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ठीक है, ये एक साधारण वाक्य है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार हैं, ये हो सकता है मिश्र वाक्य, समझ रहे हैं ना। फिर भी आगे देखते हैं। नेताजी भाषण देके चले गए, साधारण वाक्य है। बिजली नहीं थी इसीलिए अंधेरा था, ये संयुक्त में जाएगा। यानी अगर आप मिश्र वाक्य की बात करते हैं तो आएगा मिश्र वाक्य सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए ये सरल वाक्य नहीं है, ये जो है आपका सरल वाक्य नहीं है और ये संयुक्त वाक्य भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें संयुक्त का मतलब जो है आपके संयोजक शब्द नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें संयुक्त करने वाले जो शब्द हैं वो नहीं जुड़े हुए हैं, इस नाते ये संयुक्त वाक्य भी नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य होगा, समझ रहे हैं ना, इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को जो है अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, ठीक है। यानी आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग यानी जो पहले लगे, प्रत्यय यानी जो बाद में लगे। उपसर्ग यानी जो पहले लगे और प्रत्यय यानी जो बाद में लगे, तो निर्वाह हो जाएगा आपका निर्धन वाह, ठीक है। तो इसमें जो आपका उपसर्ग के रूप में आएगा वो निर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग है। तो आप जानते हैं प्रत्यय का प्रयोग की कंडीशन में आपको ये ध्यान देना होता है कि वह टूटने लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए धनिक, धनिक जो है यह टूटने लायक नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये धनिक, दूसरा क्या है पुलक, अलक विकल, विकल का कोई सामान्य शब्द नहीं निकलता, ये कुछ टूट नहीं रहा है, ठीक है। और पुलक भी नहीं टूटेगा, आपका अलक भी नहीं टूटेगा, इसमें धनिक ही होगा, इसमें आपका धनिक होगा, धन धन इक, तो यहाँ इक के लिए आ जाएगा, इक प्रत्यय के लिए ये आ जाएगा, यानी आपका धनिक ही होगा, ठीक है। तो इसमें धनिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यथार्थ में कौन सी संधि है, यथार्थ, तो यथार्थ में जो संधि आएगी आपकी, ठीक है, तो वो आएगी दीर्घ संधि। आप दीर्घ संधि के बारे में पढ़े होंगे तो आप जानेंगे कि समान स्वरों के मेल से, समझ रहे हैं ना, समान स्वरों के मेल से, जहाँ समान स्वरों का मेल होता है वहाँ दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ यथार्थ जो होगा आपका, यथार्थ जो होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा यथ धन अर्थ,
समझ रहे हैं ना, यथ धन अर्थ हो जाएगा। तो यथ धन जब अर्थ होगा, यथ धन अर्थ होगा तो यहाँ यथ थ का अ और अर्थ का अ ये समान स्वरों का मेल हुआ तो आपका यहाँ दीर्घ संधि जो है उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ यथार्थ में आपका दीर्घ संधि है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तत्सम शब्द देखिए, खेत तो होगा नहीं क्योंकि ये तद्भव है, क्योंकि खेत जो बना हुआ है इसका होता है, इस नाते जो है खेत जो है तद्भव शब्द है। उसके बाद आपका अजीब, अजीब जो है यह नहीं होगा, कोर्ट भी नहीं होगा, कोर्ट आपका जो है यह विदेशी शब्दों में चला जाएगा, अजीब भी जो है विदेशी शब्दों में चला जाएगा। इसमें उद्यम, उद्यम जो है यह आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के देखिए 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया, जहां कर्म की प्रधानता हो सकर्मक क्रिया, जहां कर्म की प्रधानता न हो अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जो है इसमें अकर्मक क्रिया जो है राम पत्र लिखता है, यानी यहाँ जो है राम एक पत्र लिख रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है, राम। ठीक है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। मैं बालक को जगवाता हूँ, ये भी होगी। गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया होगी। गेहूं पिस रहा है, इसमें क्या हो जाएगी, आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाम, संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। तो समूह, समूह को कौन बताएगा, वो आपकी जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। सोना नहीं, कोई समूह नहीं है, ये क्या है, यूनिक है, अकेला है। मिठास भी अकेला है। इसमें सभा, सभा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सभा में 1-2 लोग नहीं होते हैं, कई लोग होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका क्या है, सभा है। आगे देखते हैं, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही, यह सब मिक्स हैं, यह सारे के सारे जुड़ेंगे और आपको जोड़ के ही देखना है। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। तो देखिए यहाँ वक्ष जो है, वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये नहीं होगा, समझ रहे ना, यहाँ वक्ष शब्द नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका गलत पॉइंट है, अशुद्ध भाग है, वो वक्ष पर सांप लौटने लगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। भविष्यतः सही है, श्रीमान सही है, सच्चित सही है, बुद्धिमान, बुद्धिमान में हलंत नहीं आएगा, बुद्धिमान जो है पूर्ण रूप से आएगा, इसमें हलंत की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर बुद्धिमान है। अगला हो जाएगा आपका श कौन सा व्यंजन है। तो देखिए श जो होता है ये उष्म व्यंजन होता है। स जो होते हैं आपके, ये उष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है छत्र ज्ञ स्र। ठीक है, ये संयुक्त में आते हैं। अंतस्थ होता है य र ल व, य र ल व। और आपका स्पर्श व्यंजन कौन कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं, पांचों वर्गों को, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग वाले। ठीक है, तो इसमें स जो है उष्म व्यंजन हो जाएगा। आगे देखिए, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। तो समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। ठीक है, समुद्र मंथन शब्द का सामान्य अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। अगला देखेंगे, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपका हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आपसे कह रहा है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग होगा आपको पता भी होगा, क्या है, चिर है। क्या है, चिर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है। जस दूल्हा तन बनी बराता, जस दूल्हा तन दरी बराता, यानी सभी साथी एक जैसे, यही होगा। ठीक है, सभी साथी एक जैसे, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन है। तो संयुक्त यानी संयोजक जहां रहेंगे आपके, वही आपका जो है संयुक्त वाक्य में हो जाएगा। जैसे और हो गया, या इसलिए हो गया,
तथा हो गया, ये संयोजक में आपके आते हैं। तो देखिए उसने खाना खाया और सो गया, यही हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य के लिए, यही आपका आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि और शब्द इनको जोड़ने का काम कर रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग यानी जो पहले लगाओ, लाभदायक, टूटेगा नहीं। उपकार, देखिए उपकार में है उप, समझ रहे हैं ना, पढ़ाई टूटेगा नहीं। तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा वो उपकार ही होगा। उत्तर क्या होगा? उपकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो शब्द अपनापन है, तो अपनापन में जो पन है ये प्रत्यय है, प्रत्यय यानी जो पीछे लगा है। ठीक है, तो यहाँ उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उपकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये विस्मय बोधक वाक्य है। विस्मय बोधक वाक्य, जब कोई भी कार्य अचानक होता है जिसकी संभावना न हो, उस कंडीशन में हम विस्मय हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहाँ हमारा विस्मय बोधक वाक्य होता है। जैसे यहाँ अरे है, अरे हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तमाम विस्मयवाचक शब्द होते हैं। अगला है आपका बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय यानी जो पीछे लगा हो, बहाव, ब धन आव यानी आव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका आ जाएगा वह क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। बहाव में अगर हम प्रत्यय की बात करते हैं तो बहाव में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आपका आव हो जाएगा। ठीक है, शाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला, देखिए आपका जो शब्द है ये है पाठधनशाला। ठीक है, पाठधनशाला ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो ये आपका जो शब्द होगा पाठशाला, ठीक है, तो ये पाठशाला आपका हो जाएगा यौगिक शब्द हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। पाठशाला जो है यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसमें रूढ़ शब्द भी दिया है, रूढ़ जो टूटता नहीं है, ये हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति है, तो अपादान कारक की विभक्ति से होती है, वो भी से कब? अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अपादान कारक की विभक्ति से होती है, वो भी कब? अलग होने की स्थिति में। ठीक है, जैसे से कारक में दो बार आता है, कब कब आता है? एक अपादान की स्थिति में, एक देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, एक करण की स्थिति में। से आपका दो बार मिलेगा, एक करण की स्थिति में, एक आपादान की स्थिति में। आपादान की स्थिति में आपको अलग होने की स्थिति दिखेगी। ठीक है, और करण में ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे एक प्रश्न अगर हो कि धनहीन, तो धनहीन में कौन सा जो है कारक है? तो धनहीन में आपका जो हो जाएगा धन से हीन, धनहीन यानी धन से हीन, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो अपादान कारक में से अलग की स्थिति में आता है, करण में क्या है? अलगाव की स्थिति में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ क्या है? तुम कक्षा में आते हो। ठीक है, दूसरा शब्द है कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। तो ये देखिए अशुद्ध भाग जो दिख रहा है आपका, ये तो तुम्हारी पुस्तक है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए लो तुम्हारी पुस्तक। ठीक है, तो आपका अशुद्ध भाग हो जाएगा तो तुम्हारी पुस्तक में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो देखिए प्रयुक्त पवित्र में जो होता है अयादि संधि होती है। ठीक है, अयादि संधि का सार ट्रिक जब हम देखते हैं तो उसमें आता है अय आय अव आव, अय आय अव आव आता है। तो अय आय अव आव की स्थिति में जब हम पवित्र को देखेंगे तो पवित्र को आप जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पव अव अव इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अय आय अव आव से यह जो है आपका क्या हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो इसमें से अनाधिकार सही है, अमृत सही है, स्थान सही है। इसमें अनुकूल में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, क्योंकि अनुकूल जब आप लिखेंगे तो अनु और ये कूल इस प्रकार से आता है। ठीक है, अनुकूल यानी क पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है, जिसके नाते जो है अनुकूल में आपकी अशुद्धि है। अगले प्रश्न को देखते हैं, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह प्रश्नवाचक तो है नहीं, समझ रहे हैं ना।
और यह जो है सरल नहीं है, यह सरल वाक्य भी नहीं है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह जो है आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, यह जो है आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। यह देखिए सामान्य होता है, यह बहुत ही प्रचलित है। यह होता है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, समझ रहे हैं ना। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, ये आपका आ जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से, यानी ये सारे मिश्र वाक्य हैं, में कौन सा विशेषण उपवाक्य यानी उपवाक्य की विशेषता बताने वाला कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखिए लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक ऐतिहासिक नगर है। ऐतिहासिक नगर कौन है? लखनऊ है। लखनऊ की विशेषता बता रहा है, तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। तो यहाँ आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग, जब हम बात करते हैं लोग की, तो एक भीड़ मतलब समूह है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करते हैं प्रेस, तो प्रेस में कुछ समूह हमें दिख नहीं रहा है। प्रेस की जब हम बात करते हैं तो यह समूह को नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो प्रेस हो जाएगा। इसका जो उत्तर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? प्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग, अगर हम बात करते हैं वर्ग की, तो वर्ग में तमाम लोग आते हैं। जब हम एक स्पेशल वर्ग की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम नॉर्मल बात करते हैं क्षत्रिय वर्ग का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्षत्रिय वर्ग का, तो क्षत्रिय में जितने भी क्षत्रिय हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण वर्ग का, तो जितने भी ब्राह्मण लोग हैं सारे आ जाएंगे। यानी वर्ग जो है एक भीड़ को बताएगा, एक समूह को बताएगा। अगर हम देखते हैं अगला पॉइंट गण है, तो गण में आप जानते हैं श्रोतागण हो जाएगा। तो जब भी श्रोतागण एक भीड़ को व्यक्त करता है। ठीक है, अच्छा, शिक्षक के लिए भी देखिए आता है शिक्षक गण आता है, समझ रहे हैं ना। शिक्षक के लिए भी शिक्षक गण प्रयोग होता है, यानी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। तो इस प्रकार से गण शब्द भी एक समूह को व्यक्त करता है। तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।